आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी असम में 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। अरुणाचल में सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। आज काशी में सबसे बड़ा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 28 किलोमीटर तक पुष्प वर्षा की जाएगी। भाजपा ने स्वागत के लिए बनाए 16 पॉइंट। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, इसमें 39 नाम, 4 महिलाएं। आपको बता दें कि केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभव, गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग की बैठक में चर्चा की गई। गोरखपुर में एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी की नींव रखेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि दला में 10 एकड़ जमीन पर बनेगी एकेडमी। 47.88 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली को देंगे बड़ी सौगात। 750 करोड़ की परियोजनाओं का जनता को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए 800 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। 17,606 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी करेंगे। अब तक के सबसे बड़े गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। 5.5 लाख लोगों को पीएम अवे जी के तहत सौंपे जाएंगे घर। प्रधानमंत्री काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे आज। अब तक के सबसे बड़े गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5.5 लाख लोगों को घर सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज असम दौरा है। 17,606 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा भी जाएंगे। अब तक के सबसे बड़े गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 17,606 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे असम को। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है। काजीरंगा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,606 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अब तक के सबसे बड़े गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे पीएम। 17,606 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का चुनावी संदेश है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संदेश दिया गया है। 11 मार्च को दिल्ली विज्ञान भवन में बैठक बुलाई गई है। यूपी के 50 आईएएस अफसरों को बैठक में बुलाया गया है। 25 वर्चुअल और 25 सीधे तौर पर शामिल होंगे अफसर। बैठक में शामिल होने का आयोग ने निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने जारी किया है आदेश। 15 मार्च को चुनाव की तिथियों की हो सकती है घोषणा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने का दिया है संदेश। देश के सबसे अधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 5 आईएएस को बैठक में बुलाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक केवक्स जी। केवक्स जी, चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश से 50 आईएएस को बैठक में बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सोनम, ये उत्तर
केंद्रीय चुनाव आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग है पूरी तरह से चुनाव के एक्शन मोड में आ गया है और ऐसा माना जा रहा है, हमारे सूत्र बताते हैं कि 15 मार्च को चुनाव की तिथियों घोषणा हो जाएगी, कितने चरणों में चुनाव होगा ये भी साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ चुनावी मोड में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनावी मोड पर निर्वाचन आयोग आ गया है कि उन्होंने कुल 157 IAS अफसरों की लिस्ट मांगी थी, जिसमें उन IAS अफसरों की लिस्ट मांगी थी जिसको परिवीक्षक बनाया। 50 IAS अफसरों की लिस्ट यहाँ से भेज दी गई है और ये छूट दी गई कि काम में व्यवधान न पैदा हो, इसलिए 50 IAS अफसर जो विज्ञान भवन में सीधे तौर पर जुड़ेंगे, वहां मीटिंग में वार्ता करेंगे और 50 अफसरों को सीधे वर्चुअली जोड़ा जाएगा और चुनाव आयोग उनको अपना निर्देश देगा। साथ साथ 120 अफसरों की लिस्ट और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, तो बड़ा प्रदेश होने के नाते यहाँ अफसरों को परीक्षा बनाने की संख्या भी ज्यादा होगी। तो 120 अफसरों की सूची उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने निर्वाचन आयोग को भेज दिया। 25 अफसरों को 15 मार्च को वहाँ विज्ञान भवन में बैठक में भाग लेंगे। कुल मिला के स्थिति है, चुनाव पूरी तरह से इलेक्शन मोड में काम कर रहा है और समीक्षा भी कर रहा है। दो दौर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम ने लिए हैं। ऐसा माना है, मेरे सूत्र बताते हैं कि 15 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सोना जी, चुनाव आयोग की तरफ से बैठक बुलाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। 25 वर्चुअल और 25 सीधे तौर पर शामिल होंगे इस बैठक में। अफसर बैठक में शामिल होने का आयोग ने निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने जारी किया है आदेश। 15 मार्च को चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अनिल जेटली ने खुद को गोली से उड़ाया है। डायमंड प्लाजा में रहने वाले अनिल जेटली ने किया है सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के स्थित उदयगंज के डायमंड प्लाजा की घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल जेटली ने खुद को गोली से उड़ाया है। डायमंड प्लाजा में रहने वाले अनिल जेटली ने सुसाइड किया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, अनिल जेटली ने खुदकुशी की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अपनी बीमारी से तंग आकर के सोना में इन्होंने खुद को गोली मारी है। कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का डायमंड प्लाजा है और उसी पे वो 102 कमरे पर रहते थे। 102 फ्लैट नंबर था और उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया है, जिनकी वर्ष तकरीबन 60 वर्ष है। और ये बताया जा रहा है कि सुसाइड करने का रीजन यही था कि लंबे समय से बीमार थे और बीमारी से तंग आकर के इन्होंने खुद की जान ले ली है। फिलहाल जो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई सुसाइड नोट और कोई बात जो है वो परिवार की तरफ सामने निकल के नहीं आई है। तो पूरा सीधा ये मर्डर का केस नहीं, जबकि कल शाम तक बातें आ रही थी कि हो सकता है कि किसी वजह से ये हत्या का एंगल हो, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सीधा सुसाइड है और उन्होंने बीमारी के चलते खुद को गोली मारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच के लिए क्या वहां पे फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है? देखिए, फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को ही बुलाया गया था इसी की आशंका के चलते और फॉरेंसिक की टीम ने वहां से तमाम जो साक्ष्य थे वो इकट्ठा किए हैं। जो पिस्टल मिली है वो बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है बैलिस्टिक रिपोर्ट में कि आखिरकार कौन से हैंड से उन्होंने पिस्टल दानी है और शूट किया है अपने आप को। ये बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद, लेकिन जो प्राइमा फेसी है वो पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को बताया है कि खुद ही इनकी राइफल से रिवॉल्वर थी जिन्होंने इसको कवर से निकाला और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जब तक परिजन इसको लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाते, वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में अनिल जेटली ने खुदकुशी की है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के स्थित उदयगंज के डायमंड प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है।
का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात करेंगे काशी में नमो नमः की। तो वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी। आपको बता दें कि वाराणसी में 38 स्थानों पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता पीएम का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ से पीएम लेंगे आशीर्वाद। बरेका गेस्ट हाउस में पीएम करेंगे रात्रि विश्राम। सुबह 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे पीएम। सुबह 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे पीएम। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में 38 जगहों पर पीएम का स्वागत किया जाएगा। गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। आज रात एयरपोर्ट से विश्वनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बरेका गेस्ट हाउस में पीएम करेंगे रात्रि विश्राम। दस मार्च को सुबह वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे पीएम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रवेश शर्मा। प्रवेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ जानकारी है? लोकसभा चुनाव करीब है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य के भ्रमण कर रहे हैं और इसमें जो है अब वो काशी जो है वाराणसी पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 28 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे और जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ सकते हैं, जनता से मिलेंगे। हो सकता है कि वो गाड़ी के अलावा गाड़ी से उतरकर भी जो है जनता से हाथ मिलाते हुए नजर आए और इससे पहले भी वो दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 28 किलोमीटर रोड शो में 38 से ज्यादा पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो है फूलों से स्वागत किया जाएगा। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में नॉमिनेशन होने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को फिर से वोट मांगने की अपील करते हुए नजर भी आएंगे। जी, आजमगढ़ के लिए भी काशी से रवाना होंगे, तो क्या कुछ अपडेट है आजमगढ़ को लेकर के? वहां पे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पीएम के दौरे को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और ये बात प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए ताबड़तोड़ जो है अलग अलग राज्यों के भ्रमण पर है। सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी में लगभग 8:30 या 8:45 के बीच वो बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह जो है तुरंत वो आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ में पहुंच जाएंगे, जहां पर फिर से वो एक लोकसभा के चुनाव के लिए चुनावी रैली करेंगे और हो सकता है कि वो एक संबोधन भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का जो टारगेट रखा है उसके लिए खुद मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अपने हाथ में चुनावी कमान संभाले हुए और हर राज्य का भ्रमण लगातार अपने आप स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं पीएम मोदी, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कांग्रेस के तूफानी आगाज की। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु रूरल से डीके सुरेश, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर,
त्रिपुरा वेस्ट से आशीष कुमार साहा चुनाव लड़ेंगे। कोरबा से ज्योत्सना महंत, कन्नौर से एस सुधाकर छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना की 4 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे हैं प्रत्याशी। रायपुर से विकास उपाध्याय, दुर्ग से राजेंद्र साहू चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहली लिस्ट में सामान्य वर्ग से 15 उम्मीदवार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु से रूरल डीके सुरेश, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, त्रिपुरा वेस्ट से आशीष कुमार साहा चुनाव लड़ेंगे। कोरबा से ज्योत्सना महंत, कन्नौर से एस सुधाकर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की 6, कर्नाटक की 6 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं। केरल की 15 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे हैं प्रत्याशी। तेलंगाना की 4 सीटों पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, कांग्रेस की तरफ से आगाज करते हुए लोकसभा चुनाव की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 39 नामों की घोषणा कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस ने जारी कर दिया है, लेकिन अभी पहली लिस्ट आई है और 39 नामों इसमें से सिर्फ कांग्रेस ने भी जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केरल हो, छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से सभी से जो है कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन 4 महिलाओं को सीटें दी है और उसमें केरल से खुद जो है राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल भी नाम शामिल है और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है कई नाम ऐसे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी है, मंथन होना है, जिसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में उनके नाम आए। जैसे विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पूर्व जो सीएम है अशोक गहलोत का नाम विशेष तौर पर जो है चर्चा में है और सबसे बड़ी बात है कि पहली लिस्ट में उनका नाम ना आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है और कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कहीं ना कहीं सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। जी प्रवेश, सचिन पायलट को लेकर के भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनका नाम लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर पहली लिस्ट में देखा जाए। बिल्कुल, ऐसे कई नाम है, सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, इसके अलावा स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे भी है जिनका जो रेस में दौड़ में आते हैं जो चुनाव की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पहली लिस्ट आई है, हमने देखा था कि एक दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस ने बैठक की थी। उसके बाद कल इस बात की घोषणा की, लगभग 8 बजे के आसपास जो है कांग्रेस ने इस बात का खुलासा किया कि 39 नाम जो है वो अलग अलग राज्यों से उतार रही है, जिसमें 15 जो है केरल से है और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो खुल के जो सामने आई है वो राहुल गांधी को लेकर आई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है सुरक्षित सीट मानी जा रही है वायनाड की और वहीं से राहुल गांधी को उतारा गया है। ये राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा था कि अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी से ना लड़ करके वो एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जब से ये लिस्ट आई है विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष के साफ तौर पर कहना यही है कि जो सुरक्षित सीट है वायनाड की वहीं से राहुल गांधी दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो जीत जाए और कहीं ना कहीं अपनी साख को बचा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अगर अमेठी से चुनाव लड़ सकते थे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि सुरक्षित सीट को लेकर राहुल गांधी ने शायद ऐसा कदम उठाया। इसके अलावा अभी कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जी कुल मिलाकर प्रवेश, अगर देखें तो राहुल गांधी अपनी शाख बचाने के लिए एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस ने पहली चुनावी लिस्ट जारी कर दी है, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 39 नामों की घोषणा की है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से की गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। स्वागत है आप सभी का देश की बात में और हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे
10:30 पर खौराबार के ताल कांदला जाएंगे सीएम। एनसीसी एकेडमी का करेंगे शिलान्यास और भूमि पूजन। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। 10:30 पर खौराबार के ताल कांदला में जाएंगे सीएम। एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में सुबह पूजा अर्चना करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं और वहां पर एनसीसी एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा लगा है और शुक्रवार को शाम को गोरखपुर पहुंच गए थे। कल उन्होंने महाशिवरात्रि पर वहां पे पूजा की। आज सुबह वो पूजा पाठ करने के बाद गोरखपुर जो गोरक्षनाथ पीठ है वहाँ पे जनता दरबार लगा है। वहाँ जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। वहाँ पे तमाम जिले के जो दूर दराज के जिले के लोग वहाँ पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उसके बाद जनता दरबार के बाद वो सीधा जो है जाएंगे एनसीसी कैडेट के जो शिलान्यास करना है उसके कार्यक्रम में खोराबार के पास वहाँ कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ होंगे। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और वहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीआरपी इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ से वो चंदौली चले जाएंगे। चंदौली में करीब 1100 से अधिक करोड़ की 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। वहाँ पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर वो शाम को गोरखपुर लौट जाएंगे। उसके बाद कल जो है लखनऊ आने का कार्यक्रम लगा हुआ है। कौशलेंद्र, लगातार जो है मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो क्या ये लोकसभा की रणनीति के तहत जो चुनाव आने वाला है उसकी रणनीति के तहत किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले का जो दौरा है वो सब चाहे चुनाव हो या ना हो, उसके पहले भी वो कई जिलों में जाके जो है दौरा करते रहते हैं। लखनऊ में वो बहुत ही कम जो है अपने आवास पे यहाँ पे रुके और वहाँ पे जब रुके तो यहाँ अधिकारियों से जो काम है, जो फीडबैक लेना है वो लेने के लिए रुके। जब कैबिनेट बैठक होनी हुई या कोई बड़ा इवेंट जब हुआ, कार्यक्रम रखा गया, तभी वो लखनऊ, नहीं तो उनका हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा रहता है। समीक्षा करते हैं अधिकारियों को, वहाँ के जाके देखते हैं विकास कार्यों की जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको देखते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। अब ये कहना कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए, हाँ, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पूर्वांचल में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको मजबूती के लिए, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जो है उनका गोरखपीठाधीश्वर हैं और वहाँ पे सांसद कई बार रह चुके हैं, तो वहाँ पे जो उनका जो सेंटर है उसको देखते हुए, क्योंकि वो अगर गोरखपुर में है, मठ में है, तो वहाँ आसपास के जो पूर्वांचल के जिले हैं वहाँ के कार्यक्रमों में रूपरेखा को उसका समीक्षा और उसके बाद वहाँ दौरा और अचानक वहाँ कर लेते हैं। लेकिन अगर लखनऊ में भी वो रहते हैं तो चाहे पश्चिम हो या बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, वो किसी न किसी जिले के में हमेशा दौरे पे ही रहें। उनका जो है लोग तो ये भी बताते हैं कि जो जहाँ उनका जो हेलीकॉप्टर है उसका कहाँ किस जिले में उतर जाए, किस दिन आदेश आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लोकसभा चुनाव को देखते हैं, जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण, शिलान्यास, वो सब कार्यक्रम जो है जरूर तेजी में बढ़ा है। लेकिन जो है ये कहना नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो जिलों को दौरे पे रहते हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कौशलेंद्र, आज गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। एनसीसी एकेडमी को जो सौगात है वो गोरखपुर को देंगे। एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। सुबह 10:30 पर खौराबाद के ताल कांदला में जाएंगे सीएम और वहां पर एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना भी करेंगे। कुट्टू का आटा या जहर, अब हम बात करेंगे इसकी। तो खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर जनपद अमरोहा में हसनपुर कस्बे में अलग अलग मोहल्लों के कई परिवार के लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 20 लोग कुट्टू के आटे को खाने से बीमार हुए हैं, जिन्हें पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 9 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। भाजपा विधायक पीड़ित लोगों का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। बरेली में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी है कई लोगों की हालत। एक ही परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ी है। आपको बता दें कि उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्रत खोलने के बाद खाया था कुट्टू का आटा। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बंसी नगला का मामला बताया जा रहा है। बच्ची इसने भी खाया था आटा, जो आपको तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? बच्ची कहाँ है? ये भी बच्ची इसने भी खाया था आटा, जो आपको तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? मैं आपको देखूंगा, लग रहा मुझे नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ आपको। बच्ची कहाँ है? ये भी बच्ची इसने भी खाया था आटा, जो आपको तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? बच्ची कहाँ है? ये भी बच्ची इसने भी खाया था आटा, जो आपको तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? मैं आपको देखूंगा, लग रहा मुझे नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ आपको। बच्ची कहाँ है? ये भी बच्ची इसने भी खाया था आटा, जो आपको तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? बच्ची कहाँ है? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानू। शानू, एक ही परिवार के 7 लोगों ने कुट्टू का आटा खाया, उसके बाद वो बीमार हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से लोग बीमार हुए हैं? तौर पे कल महाशिवरात्रि का एक बड़ा पर्व था और इसी दौरान
लोग अपनी आस्था के अनुसार व्रत रखते हैं और पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के टाइम जब वो व्रत खोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो बरेली का सुभाष नगर इलाका है और सुभाष नगर जो क्षेत्र है वहां का बंसी नगला एक इलाका है, वहां पर जो कई लोग जो है कोदू के आटे से व्रत खोलते हैं, यानी कि कई तरीके की चीज बनाते हैं। उसको खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी और तबियत बिगड़ने के बाद पहले तो वो निजी अस्पताल में गए, लेकिन निजी अस्पताल के पास इलाज नहीं हो सका तो उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में कहीं ना कहीं उनकी हालत नाजुक बताई गई। उनको सबसे पहले जो सिम्टम थे वो कहीं ना कहीं पेट दर्द के सिम्टम थे और साथ ही साथ वॉमिटिंग के भी उनके उनके सिम्टम देखने को मिल रहे थे और पूरे परिवार के साथ, यानी कि सुभाष नगर क्षेत्र में 7 लोग जिसमें 3 बच्चे और 4 बड़े शामिल हैं और इन चारों की तबियत एक साथ बिगड़ जाती है और तबियत बिगड़ने के बाद कहीं ना कहीं जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो इनका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि देर रात इनको जो है जिला अस्पताल में ही भर्ती किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो जुट गई है। दरअसल इसमें जो है जो एफएसडीए की टीम है उसकी बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि जब पर्व होता है तो पर्व के दौरान कई व्यापारी ऐसे हैं जो पुरानी सामान को जो है सेल करने लगते हैं, बेचने लगते हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को उठाना पड़ता है। क्योंकि कल की बात की जाए तो व्रत के दिन कूटू के आटे की बड़ी मारा मार रहती है और कहीं ना कहीं लोग जो मोहल्लों की जो दुकानें होती हैं वो पुराना सामान बेच देते हैं। उसी के दौरान ये हादसा हुआ है और अब इस घटना पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो इस पूरे मामले पर जागेगा और मामला जागने के बाद ही जो एफएसडी की टीम है, इन लोगों ने कहां से वो आटा खरीदा था, कहां से इन लोगों ने सब सामान खरीदा था, उसके बाद ही उस पर पूरी जांच होगी। अभी की बात की जाए तो तीनों जो 7 लोग हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती है और साथ ही तौर पर सोनम अभी देर रात सूचना आती है कि देर रात एक जगह और यानी कि बरेली का जो आलमगिरी का इलाका है वहां पर भी करीब 4 लोगों की तबियत बिगड़ी है और साथ ही तौर पर उनका भी एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 2 उनके माता पिता। तो फिलहाल कुल मिलाकर के कई लोगों की तबियत बरेली में बिगड़ी है और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो एफएसडीए की लापरवाही है वो सामने उजागर हुई है। सोना कुल मिलाकर के खराब आटे को खाने की वजह से इन सभी लोगों की तबीयत जो है वो खराब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शानू, आपको बता दें कि बरेली में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची कहाँ है? ये भी बच्ची, इसने भी खाया था आटा जो आपको, तो क्या दिक्कतें हो रही हैं अब खाने के बाद? फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर उत्तर प्रदेश में 4 डॉपलर रडार लगाएगी सरकार। यूपी में आपदा निगरानी के लिए ये डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। आईएमडी और राहत आयुक्त कार्यालय के बीच एमयू साइन किए गए हैं। रडार अचानक आपदाओं की चेतावनी को जारी करेगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4 डॉपलर रडार लगाएगी सरकार। यूपी में आपदा निगरानी के लिए लगाए जाएंगे डॉपलर रडार। आईएमडी और राहत आयुक्त कार्यालय के बीच एमयू साइन किए गए हैं। रडार अचानक आपदाओं की चेतावनी जारी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 4 डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। यूपी में आपदा निगरानी के लिए ये रडार लगाए जाएंगे। आईएमडी और राहत आयुक्त की तरफ से ये फैसला लिया गया है, एमयू साइन किया गया है। रडार अचानक आ रही आपदाओं को लेकर अलर्ट जारी करेगा। सरकार ने आपदाओं से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 4 डॉपलर रडार लगाने का फैसला लिया गया है। यूपी सरकार 4 डॉपलर रडार लगाएगी। आईएमडी और राहत आयुक्त के कार्यालय के बीच ये एमयू साइन किया गया है। रडार अचानक आ रही आपदाओं की सूचना पहले ही देगा। यूपी में आपदा निगरानी के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। 4 डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। रडार अचानक आपदाओं की सूचना देगा पहले से ही। उत्तर प्रदेश में 4 डॉपलर रडार लगाने का सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में आपदा निगरानी के लिए ये रडार लगाए जाएंगे।
आईएमडी और राहत आयुक्त कार्यालय के बीच एमयू साइन किए गए हैं। रडार अचानक आपदाओं की चेतावनी देगा। फर्रुखाबाद में नगर पालिका की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि खुलेआम घूम रहे आवारा गौवंश बीच सड़क पर दो सांडों के लड़ने से मची है अफरा तफरी। लड़ाई में दो बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आवारा सांडों के आतंक से नगरवासी पस्त हैं। सांडों के हमले से कई लोगों की जा चुकी है जान। विद्युत विभाग के खंड कार्यालय के पास का बताया जा रहा है मामला। विद्युत विभाग के खंड कार्यालय के पास का है मामला। फर्रुखाबाद नगर पालिका की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है। खुलेआम घूम रहे हैं आवारा गोवंश। बीच सड़क पर दो सांडों की लड़ने से अफरा तफरी मच गई है। लड़ाई में दो बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। फर्रुखाबाद में नगर पालिका की ओर से लापरवाही की बात सामने आई है। खुलेआम घूम रहे आवारा गौवंश। बीच सड़क पर दो सांडों की लड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। सांडों की लड़ाई की वजह से अफरा तफरी है इलाके में। लड़ाई के दौरान दो बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका देश की बात में और बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पर शव लेकर जा रही पिकअप में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पिकअप में सवार 7 लोगों ने कूदकर बचाई है जान। दूसरे वाहन से शव लेकर जा रहे थे लोग। आपको बता दें कि दूसरे वाहन से शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। मलवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ NH2 की घटना बताई जा रही है। पिकअप में सवार 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरे वाहन से शव लेकर जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। पिकअप में सवार 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मलवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ NH2 की घटना बताई जा रही है। फतेहपुर की खबर आपको बता रहे हैं। शव लेकर जा रही पिकअप में अचानक आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पिकअप में सवार 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शव को दूसरे वाहन से ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि
शव को दूसरे वाहन से ले जाकर के अंतिम संस्कार किया गया है। वाहन में सवार 7 लोग जो थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मल्लावा थाना क्षेत्र के बताई जा रही है घटना, कैची मोड़ की है ये घटना, NH2 की घटना बताई जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाते समय यह हादसा हुआ है। पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। इसी बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर आपको बता दें, सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही ने आत्महत्या की है। सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना के बाद पुलिस महकमे में मचा है हड़कंप। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी। हर पहलू पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरौली थाना क्षेत्र के थाना परिसर का बताया जा रहा है मामला। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही ने आत्महत्या की है। फिलहाल देश की